सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? बहुत अच्छे हाल हैं। और हम जाहिर है फ्राइडे को शो करते हैं। कल 25 दिसंबर थी। सब लोगों को मैरी क्रिसमस, जो लोग भी मनाते हैं। और जो पंजाब हुकूमत है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी बनती है, क्योंकि हमने इस दफ़ा देखा कि बाकायदा क्रिसमस सेलिब्रेशन हुई हर जगह पर। लाहौर से लेकर दीगर शहरों में यहाँ पर मुख्तलिफ़ पॉइंट्स में दरख्त लगाए गए और उसको सजाया गया, सेंटा क्लॉज और स्नोमैन और लाइटिंग। और ये बहुत ही ज़रूरी अमल है कि तमाम लोगों को, हर मज़ाहिब के लोगों को, जो भी किसी भी मुल्क में बसते हों, उनको इंक्लूड किया जाए, तो उनकी तमाम सेलिब्रेशंस मनाई जाएँ। अनफॉर्चुनेटली इंडिया से कुछ बहुत बुरे मनाज़र देखने में आए कि वहाँ पर जो लोग क्रिसमस मना रहे थे या ख़ास तौर पे जो क्रिसमस की मर्चेंडाइज़ बेच रहे थे, उनको मारा गया, पीटा गया। ये जो हमारा ख़ित्ता है, अगर ये मजहबी शिद्दत पसंदी से बाहर आ जाए तो इस खित्ते को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया में अब इंक्लूसिविटी का दौर है। पूरी दुनिया में आपका जो टूरिज्म है, आपके जो इंडस्ट्री है, हर चीज़ ग्रो करती है जब लोगों को पता होता है कि यहाँ पर हर किस्म के त्यौहार, हर किस्म के मज़ाहिब, हर सब को सेलिब्रेट किया जाता है और सब वहाँ पे सेफ़ है। सर बिल्कुल सर, मुझे याद आ गया, मैं आज से कुछ देर पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, छोटी डॉक्यूमेंट्री 20-25 मिनट की, अबाउट एक अमेरिकी शहर, छोटा शहर, जहाँ पे वो बाइबल बेल्ट के ऊपर फुली क्रिश्चियन कम्युनिटी, लेकिन वहाँ पे ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा मुसलमान जो हैं वहाँ पे आ गए। और फिर उन्होंने वहाँ पे एक चर्च के सामने एक मस्जिद जो है, इस्लामिक सेंटर जो है वो कायम किया। और वहाँ के लोकल्स जो थे उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया। लेकिन जो उस मस्जिद के मौलाना साहब थे और जो उस चर्च के पेस्टर थे, ओवर द ईयर्स उनकी दोस्ती होगी। तो वो अब एक दूसरे के कल्चरल इवेंट्स में, मतलब क्रिश्चियंस का क्रिसमस, ईस्टर में वो पार्टेक करते हैं खाने खुने का, रमज़ान ईद के ऊपर वो कम्युनिटी, और वो सारी कम्युनिटी जो है वो एकदम से उसने अब्जॉर्ब कर लिया है एक दूसरे को। तो दुनिया में जो आप इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मिसाल उसकी है। उसको पंजाब गवर्नमेंट का आपने जैसे जिक्र किया सर, बेहतरीन है सर। दूसरा मैं ये होने नहीं दूंगा सर कि आपने 25 दिसंबर का जिक्र किया और हमने कुछ लोग जिनकी बर्थडेज होती हैं उनका नहीं जिक्र किया। सबसे पहले तो ज़ाहिर है कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब, उनकी भी सालगिरह 25 दिसंबर को होती है, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी सालगिरह सर 25 दिसंबर को होती है। तो सर आपने ये शो का इंट्रो ज़रा सा रोन कर दिया सर मेरे लिए। सर वो इसमें फिर आप ऐड कर लें कि मुझे अभी पता लगा कि फैसल करीम कुंडी साहब की सालगिरह भी 25 सर देखिए ये ग्रुप जो है ना, दिस ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ये आप कह लें कि इसके करीब नहीं को आता फिर सर। सर बाकी सर पंजाब गवर्नमेंट जो है सर, मैं वैसे देख रहा हूँ एक चेंज पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, और वो ये है कि इनको ना गेम थोड़ी सी ना मुझे लग रहा है समझ आ गई है। और आप देखें पिछले साल हॉर्स एंड कैटल शो जो है उसको बड़े धूमधाम से वो जो कार्निवल किया वो सेलिब्रेट किया गया। अब इस साल खैर से बसंत जो है वो फरवरी के महीने में उसको उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ज़ाहिर है असेंबली के अंदर कुछ उसके ऊपर सवालात हैं, आई एम श्योर वो उसको सर्कमवेंट कर लेंगे इंशाल्लाह। सेफली बसंत जो हो जाएंगे, बड़ी दफ़ा बात करेंगे शो। और फिर ये मुझे तो नहीं याद पड़ता कि क्रिसमस की तकरीब के ऊपर वो ज़ाहिर है अपनी जो इनकी पॉकेट्स हैं, जहाँ जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारी रिहाइश पजीर है, वहाँ पे तो चीज़ें होती हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बहुत एक जेस्चर अच्छा दिया है कि जी आप मुझे बताएं, जो हमारा लिबर्टी का चौक जो है, मेन चौक, उससे ज़्यादा सेंट्रल जगह क्या है लाहौर में। उन्होंने सारे को सजा दिया, सबको इनवाइट किया, वहाँ पे लोग गए, वो ज़रा सेलिब्रेशन होगी। और ज़ाहिर है आपको पता है यहाँ पे तो इस किस्म की किसी जगह रौनकें शौनकें लगी हों तो यहाँ पे फिर मज़ाहिब तो देखे नहीं जाते, लोग तो पहुँच जाते हैं, वो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, सब वहाँ जाके उसमें शरीक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, और ये तो खैर पिछले बहुत सालों से अल्लाह का शुक्र है कि एक सेफ़ माहौल के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। तो अगेन बहुत अच्छी चीज़ की पंजाब गवर्नमेंट ने, वेरी हैप्पी। इंडिया का आपने जिक्र किया तो वहाँ पे सर एक तो ये वाक़या हुआ, और कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो वहाँ पे तशद्दुद भी हुआ। दूसरा एक कोई आई थिंक यूनिवर्सिटी या किसी चीज़ की प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन थी, तकरीब थी, उसमें एक औरत जो थी जिन्होंने नकाब पर्दा किया हुआ था, तो उनके जो उस इलाके के चीफ मिनिस्टर हैं शायद वो कहा, अब मुझे बाद में पता चला कि शायद वो को मेंटली स्टेबल नहीं है,
तो उन्होंने उस औरत का निकाब खींचने की कोशिश की। तो इंडिया में देखें एक तरफ एक जो आपने मजहबी शिदत पसंदी जो है उसका हमें एक नज़र आ रहा है कि वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में मामलात रिलेटिवली आपको इन जेस्चर्स की वजह से थोड़े बेहतर नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि यहाँ पे मसले नहीं, यहाँ पे मसले बहुत हैं, बट इंडिया में क्योंकि ये चीज़ें अब आपको बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू कर रही हैं, तो उनका जो हिंदुत्व वाला सारा जो माहौल बना हुआ है वहाँ पे, वो हिंदुत्व हो या वो बहुत ज़्यादा किसी भी मज़हब का हो कि जी किसी और की इंक्लूसिविटी नहीं है, मुआशरा इस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल, वो देखें कि जो ट्रजेक्ट्री है ना वो आपको मतलब पाकिस्तान में मसाइल ज़्यादा हैं या इंडिया में मसाइल ज़्यादा हैं, डिबेट ये नहीं है। डिबेट ये है कि पाकिस्तान की ट्रजेक्ट्री आपको बेहतरी की तरफ जाती नज़र आती है और इंडिया की ट्रजेक्ट्री आपको ख़राबी की तरफ जाती नज़र आती है। सो ये बहुत तशवीशनाक बात है, क्योंकि हम तो सबको मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे ख़ित्ते में अच्छा माहौल रहे तमाम रहने वालों के लिए। दूसरा, आपने जो पंजाब गवर्नमेंट के इवेंट्स गिनवाए हैं, इसमें जो अभी बहुत बड़ा इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट हुआ वो करवाया तो अफवाज पाकिस्तान ने था, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की उसमें जो है वो अगेन वो शामिल थे। सीएम पंजाब जो है वो तीसरे दिन खुद भी आई देखने। फिर इन्होंने जो सबसे मैं जिसकी तारीफ़ करना चाहूँगा, जो इन्होंने पाकिस्तान की रूरल गेम्स के ऊपर एक इवेंट करवाया। अब ये बहुत ज़रूरी है। देखिए पाकिस्तान जो है ना, सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं, ये कल्चरल पावर जिसको कहते हैं, ये हम यही एक्सपोर्ट करेंगे जिसकी वजह से फौरी तौर पर ज़र मुबादला आ सकते हैं। आप जो है टेक में 1 साल में 2 साल में क्या 20 साल में भी तरक्की नहीं कर सकते। ये तो ओवर जनरेशन्स होता है। आपके पास जो 2 चीज़ें आपको मिली थी ना विरसे में, एक एग्रीकल्चर और दूसरा आपका विरसा, इसको दामन आपने कभी नहीं छोड़ना। और आप इंडिया को भी देखें, इंडिया अब तो जाहिर है आप बता रहे हैं कि कैसे मसाइल वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 2005 ऑनवर्ड्स जो आपने तरक्की देखी थी इंडिया की, और उसका आप वो नोट करें कि 2005 से कुछ अर्सा पहले वो जो राइजिंग शाइनिंग इंडिया वाली पूरी कैंपेन थी, वो किस चीज़ के ऊपर खड़ी हुई थी? वो सिर्फ और सिर्फ कल्चर के ऊपर खड़ी हुई थी। उसमें आईटी वगैरह का कोई जिक्र नहीं था, ये तो चीज़ें बाद में एंटर हुई हैं। सो बुनियादी बात ये है कि जो कल्चर है, अब मैं यही ये पंजाब दियाँ खेडां जो इन्होंने करवाया था, इसमें अगर ये मीडिया को ज़्यादा दावत दे देते, इसमें अगर ये 5-7 गोरे इन्फ्लुएंसर्स बुला लेते, मतलब गोरियां अगर स्टापू खेल रही होती, पिट्ठू गोलगरम चल रहा होता, उसकी जो विजुअल्स होने थे वो जो पूरी दुनिया में जाने थे, बहुत ज़्यादा माइलेज मिल सकती थी। बहुत माइलेज मिल सकती सर। इस तरह आप ये भी ऐड कर लें इसके अंदर कि चले पंजाब की हद तक ठीक है, अभी ये हर साल होता है इवेंट, लेकिन इस दफ़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट कराची में एक बुक फेयर हुआ है बहुत बड़ा, और ये हर साल होता है ना कि इस साल तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 300 से ज़्यादा स्कूल्स वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे सर। 5 लाख अटेंडेंस थी ओवर 4 डेज़, 500,000 पीपल। सब बड़ा बंदा आता है और ये किताबें ख़रीदने, पढ़ने, देखने क्या नई चीज़ें हैं ये वो। अब दीज आर थिंग्स जो कि ना आपको लगता होगा सरफेस लेवल पे बड़ी इनके कोई मायने नहीं है, भाई यार एक बुक फेयर करा दिए, इसके बहुत मायने हैं। इसका मतलब है कल्चर है। एक ज़माने में आप देखें हर चीज़ की डिफिशिएंसी होती थी। पाकिस्तान में भी ऐसे था कि एक आपको पता होता था कि यार ये एक ना इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर तबका है, इन्हीं से पॉलिसी साजी होनी है, इन्हीं के थ्रू ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना है चीज़ों का, और पॉलिसी होनी है और एक्सेप्टेंस थी इस चीज़ की। मैं उसको एलिटिज़म और इंटेलेक्चुअल होना जो है वो 2 बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो हैंड इन हैंड अमूमन होती हैं कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर नहीं भी होती। मतलब ज़रूरी नहीं कि इंटेलेक्चुअल शख्स जो उसको लीड होना भी ज़रूरी है। तो सर एक वो पार्टीशन थी, और उसके बाद आपका एक और तबका था जो कि मतलब आप जिसको डिमीन करने की कोई ज़रूरत नहीं कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, बट हर बंदा इंटेलेक्चुअल हो भी नहीं सकता, लेकिन उनकी ना एक एक्सेप्टेंस थी। ये जब से ये बाउंड्रीज टूटी है ना और ये मिक्सिंग हो गई है कि आपको पता ही नहीं। अब मैं सर अपने इस वक्त आप फ्रेश लोग बताएं जो अखबारात के अंदर कॉलम लिखते हैं, वो तो एक इंटेलेक्चुअल का काम है ना। मैं अब ये नहीं कह रहा जो पुराने हमारे लिखी जा रहे हैं वो तो लिख रहे हैं, आप नई ऐसी मुझे बता दें कोई कॉलम निगार ऐसे आए हो जिन्होंने पॉलिसी के ऊपर बड़ी बात की हो, जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात की हो। वो लाइंस ब्लर हो गई हैं, और इस किस्म के बुक फेयर्स हो जाएं, कल्चरल इवेंट्स हो जाएं, आई थिंक वो इस लाइन को मजीद वाजे कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है करना। बिल्कुल। देखिए मुझे ना एक और बड़ा अजीब सा स्टैट लगता है जब लोग पेश करते हैं कि जब भी बुक फेयर्स हों, जब भी टॉक्स हों, इस किस्म के इवेंट्स हों, लिटरेचर मेला हो, तो बाद में फिगर आता है कि जी सिर्फ इतनी किताबें बिकी, बाकी लोग आके समोसे खा के चले गए। ओ जी आप समझो इस बात को, वहाँ पे जितने लोग आए थे, मैं कई आप जिस तरह कहते हैं ना कि कल्चरल एलीट भी आती है,
वो कई दफ़ा टॉक भी नहीं सुनती, कई दफ़ा किताब भी नहीं ख़रीदती, क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता होता है कि टॉक में क्या बात होने वाली है और किताब उसके पास घर पे मौजूद होती है। वो वहाँ पे आते हैं कि जैसे ही टॉक से हमारा फेवरेट ऑथर निकलेगा तो हमारी उससे गपशप हो जाएगी। ठीक है, सो आप जो है लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, आपने वो बड़े बड़े ऑथर वहाँ पे ला के लोगों के दरमियान खड़े कर दिए हैं। आप ये इससे कता नज़र के कितनी किताब बिक रही है, आप ये इवेंट्स करवाते चले जाओ और आप देखोगे कि 2-3 दिहाइयों में आपके नंबर ऑफ ऑथर्स बढ़ जाएंगे, बच्चे ऑथर बनना चाहेंगे। एग्जैक्टली। सो आप ये इसको छोड़ दें कि जी हमने बुक फेयर कराया था और किताब बिकी कितनी, 5 लाख बंदा आ गया ना, आप देखें ये करवाते जाएं, 1 दिहाई के बाद मुझे आप नंबर शेयर करना, आपकी बुक सेल्स अगर ट्रिपल ना हो गई हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। सर बिल्कुल सर। और अभी अगेन सर, जैसे मैंने शुरू में बसंत का जिक्र किया, तो मुझे लोगों से ज़रा, हमारी आदत है हम लोगों से उनकी पल्स जानना चाहते हैं कि जी आपको क्या लगता है। आई वाज सरप्राइज्ड कि बहुत सारे लोग सर इस त्यौहार के अब खिलाफ हो चुके हैं और वो कहते हैं नहीं जी, वो जो ज़माने में वो जो लोगों के गले कट जाते थे और इंजरीज हो जाती थी, वो एक उसको वापस नहीं ला सकते। तो मैंने उनको ये समझाया कि देखें कि कभी ना कभी तो आपको इस चीज़ को ओन करना पड़ेगा कि हम इसको सेफली करा सकते हैं, और उसको कराना ना मेरा काम है ना आपका काम है, गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट जो एक एफर्ट कर रही है, एक ऑर्डिनेंस जो उन्होंने लाए हैं, एक उसके अंदर गुड्डों का, डोरों के ऊपर बड़ी बड़ी स्क्रूटनी हो रही है, तो आई थिंक गिविंग इट अ चांस वो बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद भी अगर लीकेजेस होती हैं और कुछ लोग इंजर होते हैं, अपनी जान खो बैठते हैं, तो सबसे आगे मैं खड़ा हूँगा कहने के लिए जी आपसे अभी अब रेडी नहीं है करने के लिए, अभी अब इसको ना करें। तो अब सर बसंत का भी देखते हैं क्या होता है। अभी फटा पड़ा हुआ है, अभी एग्जैक्टली मतलब सेट इन स्टोन नहीं है कि जी बाइकें बंद हो रही हैं या बाइकों को सेफ्टियाँ लगा के दे रहे हैं, वी डोंट नो येट। बट पंजाब गवर्नमेंट का जो ट्रजेक्ट्री है और जो उनका बेसिकली मोमेंटम है, वो तो ये कह रहे हैं कि वो करा के छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये ना कि देखें एक्सीडेंट्स तो आपके मतलब अगेन जाहिर है बड़ा फ़र्क होता है कि आप अगर गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ है, एक बंदा अपने काम के लिए पॉइंट A to B जा रहा था जिसमें उसका नुकसान हो गया या उसने किसी का नुकसान कर दिया, ऑन दी अदर हैंड पतंग उड़ाते हुए किसी का बेचारे का गला कट गया है, तो सिर्फ किसी एक के शुगल के लिए दूसरे की जान चली गई, इसमें फ़र्क बहुत है। बट अगेन आप गाड़ी भी नहीं बंद कर सकते, आप जहाज़ भी नहीं बंद कर सकते, इसी तरह आप कल्चरल इवेंट्स भी नहीं बंद कर सकते, जहां ये सरकार का पूरा मैंडेट है और उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि डोर जो है ऐसी ना बनने पाए, ऐसी ना बिकनी पाए। दूसरी तरफ मतलब आप देखें शहरी का भी इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो वन वे गाड़ी ना चलाए। तो अगर मतलब लोगों को खुद भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि अगर वो नायलॉन की केमिकल वाली डोर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा। भाई देखिए, अगर सर देखें, हमें पता है कि पतंगबाजी जो है उसके मुकाबले अभी भी होते हैं। मैं जानता हूँ कि, और मैं यह शो पर नहीं बताऊँगा कौन है और कहाँ होते हैं, बट हमारे आसपास ही पतंगबाजी के मुकाबले होते हैं। 1 घंटा 1.5 की वो कहते हैं जिसको वो गेम कहते हैं, वो गेम करते हैं, उसमें वो हर किस्म की चीज़ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो फिर बैटिंग भी होती है उसके ऊपर। वी नो दिस थिंग्स। ये तो बल्कि सर एक सीधी सादी सर एक डॉक्यूमेंट्री है, एक शो है जिसको हम बना सकते हैं। वो तो टेंटेड है इसलिए कभी नहीं बनाएंगे। तो ये तो हो रही हैं चीज़ें, बट वो लोग जो हैं सर कर रहे हैं आउट ऑफ नॉट पैशन बट आउट ऑफ एज अ स्पोर्ट उस चीज़ को लेके जाते हैं। जो अपने शुगल के लिए कर रहा है, उसने 2 पेचे लगाने हैं, उसने उड़ा के छोड़ देना, बच्चे के हाथ में पकड़ा देनी है, उनको नहीं ज़रूरत इस किस्म की जो शीशे वाली डोर हो जाए या नायलॉन वाली डोर हो जाए। वो जो कॉटन वाली जो आई थिंक ये मुतारफ़ कराने लगे हैं, वो उसके ऊपर बेहतरीन चलते रहेंगे। देखिए जो गेम करते हैं ना वो तो प्रोफेशनल्स होते हैं, उधर तो कोई अगर शख्स आपके केमिकल डोर इस्तेमाल करे और पता लग जाए तो उसको तो ज़िंदगी भर के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये तो ज़्यादा शुगल वाले ही लोग हैं जिनको शौक होता है कि जी हमें उड़ानी तो आती नहीं है, बस हम उड़ा लें और हमारी कटे ना। तो वो इस किस्म की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ये प्लीज़ केमिकल से जान छुड़वा लें। बहुत ज़्यादा मोटी डोर जिसकी इजाज़त नहीं है उस वाले। बाकी हमारे बचपन में बसंतें होती थीं, अमूमन कोई जान का नुकसान नहीं होता था, बल्कि बच्चे छत से गिरने पर ज़्यादा ज़ख्मी होते थे, डोर से कम ज़ख्मी होते थे। ये तो जब हुआ ये कि जी आपको पता है हमारे दौर में 20-20 तावा उड़ता होता था और किसी की डोर से गले नहीं कटते थे। क्यों? क्योंकि चरखियाँ मिला के 5-5, 6-6 डोरें मिला के 20 तावा उड़ाया जाता था। वो एक स्किल था, मेरे आपसे वो होता ही नहीं था। कई लोग होते थे जो करते थे। बाद में इन्होंने कहा जी कि हम एक ही इतनी मोटी डोर बना देंगे कि जिससे आप 20 तावा उड़ा लें, यानी कि आप भी उड़ा लें और मैं भी उड़ा लूँ। स्किल लेवल रिक्वायर्ड ही नहीं है। लोगों के गले कटने शुरू हो गए। देखिए स्किल एक्वायर करें, शॉर्टकट क्यों ढूंढते हैं? सर वही देख लेना, अब फार्मूला 1 जो है दुनिया की एक मशहूर तरीन स्पोर्ट है, उसमें एक इक्वलाइजेशन है गाड़ियों की,
मोर और लेस 19-20 का फ़र्क होगा कि आपने ट्यून अप कैसे की हुई गाड़ी, बाकी इतनी रिस्ट्रिक्शंस है कि हर गाड़ी मोर लेस सेम है। बीच में जो बंदा बैठा हुआ है ऑन दैट डे वो कितना स्किलफुल है तो वो रेस जीत जाता है। ये भी वही चीज़ है कि भाई एक स्टैंडर्डाइज्ड है जो कॉटन वाली है, भाई उसकी गेज हो सकती है ना, एक मैक्सिमम गेज है उसकी। एक बंदा कहता है यार कि मैं छोटी गेज की डबल डोर से उड़ाऊंगा, एक बंदा कहता है मोटी गेज की सिंगल डोर। फिर उनका स्किल टेस्ट हो रहा है बीच में कि जी अगर आपने उसको गेम की तरह करना है। और बाकी जो भी है सर, मैं ये समझता हूँ कि ये कल्चरल इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, इसके अंदर आपको किसी किस्म की रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। जो आप ना करके कहेंगे जी, लोग यहाँ पे आपको कहेंगे कि जी देखो यहाँ तो कुछ होता ही नहीं, वो करके एक दफ़ा लोगों को कहने दें, वो ज़्यादा बेहतर है कि जी ये होना नहीं चाहिए था। दैट इज़ बेटर। बस यहाँ पे जाते ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि PIA बिल आखिर प्राइवेटाइज होगी। RFB ग्रुप ने बिड विन की और उनके साथ फिर शॉर्टली आफ्टर उन्होंने अनाउंस किया कि फौजी फर्टिलाइज़र जो है FFC जो है वो उनके साथ इन पार्टनरशिप आएंगे। 75% जो है उन्होंने बेसिकली ख़रीदा है PIA को। सर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आप जज दें तो ज़रा लोगों को बता दूं कि PIA के तकरीबन 50 से 100 अरब के जो थे एनुअल लॉसेस होते थे और क्यूमुलेटिवली 600-650 बिलियन रुपीज़ इनका क्यूमुलेटिव डेट था। तो गवर्नमेंट ने जब सर पहली बिडिंग की तो उसके अंदर इसके कुछ मामला उन्होंने तय किए थे, लेकिन आपको याद है वो तो बड़ी एक बोगस किस्म की बिड हुई थी जिसमें एक ही पार्टी आई थी और उसके बाद ये सारा मामला तितर बितर हो गया। उसके बाद 2024 में गवर्नमेंट जो है उन्होंने वो काम पे लगे और इन्होंने जो इसकी कॉर्पोरेट रीअरेंजमेंट है वो की थी। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है आगे जाते हुए कि अब PIA का क्या होगा। सर वो उन्होंने रीअरेंजमेंट इस तरह की कि उन्होंने जो टोटल अपने लॉसेस थे उनको एक अलहदा होल्डिंग कंपनी में डाल दिया कॉल्ड होल्डको। अब वो कंपनी जो है उस लॉसेस को होल्ड करेगी और उसकी जो नॉन कोर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे रूजवेल्ट होटल वगैरह जो है वो भी सेपरेट कर दी गई इनसे। RFB साहब और जो इनके साथ आए हैं इसके अंदर उन्होंने बेसिकली PIA के रूट्स खरीदे हैं, रूट्स एंड जो उनके एयर एसेट्स हैं बेसिकली, जो कि इतने ज़्यादा नहीं है। PIA इफेक्टिवली जो है एक्टिवली मेरे ख्याल में 7, 8 या 10 जहाज़ जो है मेजरली चलाता है, जो उनके छोटे बड़े दोनों मिला लें आप। सो 25 भी हों, बट इट्स नॉट बाय नो मेजर इट कैन बी कॉल्ड कि जी बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल एयरलाइंस। बेसिकली रूट्स जो हैं वो खरीदे गए और रूट्स हमारे बड़े तगड़े किस्म के रूट्स हैं। आपका फ्रांस का खुल गया, कनाडा का, सर बहुत लोग अभी कनाडा से छुट्टियों पे आए हुए, वो PIA ऑफर करते हैं सीधा आपको टोरंटो उतारती है वो। हमारे फ्रैंकफर्ट वाले अभी सुना है वो भी सारे खुल जाएंगे। लंदन वाला रूट जो है आपका वो एक्टिव हो गया फाइनली अब, या आपका न्यूयॉर्क खुल जाए तो 14 घंटे में आप न्यूयॉर्क खुल जाएगा आपका। सो ये रूट्स हमारे जो हैं क्योंकि हैं एक धक्के नुसी एंगल है उनके ऊपर की, पुराने जब जो हेडे था PIA का तब से वो चल रहे, तो रूट्स तो आप ओन करते हैं उनको। सो जो लोग पूछ रहे हैं कि 100 and something बिलियन डॉलर्स की जो उन्होंने विन की है बिड RFB ग्रुप ने, वो असल में उन्होंने 75% ऑफ रूट्स लिए। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये RFB साहब का बयान भी मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जी जो बाकी 25% है उस पर भी हमारी नजरें हैं और वो आने वो उसके कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं क्योंकि 75% ही अप फॉर बिड था। 75% तो विन करके जो बाकी 25% है वो भी RFB भी मेरे ख्याल में उसको अटेन कर लेंगे और फिर 100% ओनरशिप आ जाएगी और PIA इफेक्टिवली प्राइवेटाइज हो जाता है। 1 साल तक गवर्नमेंट ने ये स्टिपुलेशन रखी थी कि उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको रखना पड़ेगा, उसकी ज़ाहिर है कॉस्ट अटैच्ड है उसके साथ, लेकिन ज़ाहिर है ये सारी ड्यू डिलिजेंस करके RFB ग्रुप और बाकी जो लकीर ग्रुप था और एयर ब्लू था वो इसके अंदर एंटर हुए थे। तो ये कंसिडरेशंस उनके सामने थी, उसके बावजूद भी ये एक सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन है ऑफ पब्लिक एसेट। तो ये सर मेरे ख्याल में तो इसमें कोई मसला नहीं है। लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, PIA ये वो PIA वो और महंगी हो जाएगी ये वो, दैट डजंट मैटर। आई थिंक कि जो आपके नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल एसेट्स हैं और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो उनकी नज़रें उन पे हैं, आपको इसको एक हमेशा कहते हैं एक बेंचमार्क तो सेट करें कि इट इज़ पॉसिबल। आर्ट ऑफ द पॉसिबल जो है वो जब इस्टेब्लिश हो जाएगी उसके बाद आप फिर ना एम कर सकते हैं कि जी बाकी अपने जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं या लॉस मेकिंग एंटिटीज, डेट जिनका बहुत ज़्यादा है, उनको इसी किस्म के किसी मैकेनिज्म 19-20 इधर उधर करके आप बना सकते हैं एक प्राइवेट एंटिटी जो कि फिर ओन कर ले, जिसमें रेलवेज आ जाता है, जिसमें PIA आ जाता है, जिसमें आपकी स्टील मिल्स आ जाती हैं, जिसमें दीगर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो उससे मुल्क का मेरे ख्याल में नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। जी बिल्कुल। एक तो ये जो है ना कि जो डेट था वो हुकूमत के पास ही रहेगा। जाहिर है कोई आपका डेट क्यों ख़रीदेगा, तो वो तो 600 मिलियन या जितने 650 बिलियन, हाँ बिलियन, तो वो तो एक होल्डिंग कंपनी के पास है, वो टैक्स पेयर्स नहीं देना है। जहाँ तक बात है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन करना क्यों ज़रूरी थी, वो देखें अमूमन जो कैरियर्स होते हैं नेशनल कैरियर्स
वो प्रॉफिटेबल नहीं होते। अच्छा, अमूमन जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं वो भी प्रॉफिटेबल नहीं होती। मतलब आपका इस वक्त जो बस सिस्टम है लाहौर का, जिसको जंगला बस लोग कहते हैं, वो भी प्रॉफिट में नहीं है। आपका जो मेट्रो ट्रेन स्टेशन है वो भी प्रॉफिट में नहीं है, और ना होते हैं कहीं पे, ना होते हैं कहीं पे। आपकी जो PIA है वो भी प्रॉफिट में नहीं है। अच्छा, शायद प्लीज़ चेक कर लें, शायद ऐन मुमकिन है कि एमिरेट्स भी प्रॉफिट में ना हो, एतिहाद भी प्रॉफिट में ना हो, बट देर सर्विंग अ पर्पस। ठीक है, वो कर क्या रही हैं कि उन्होंने अपने मुल्कों को एक हब बना लिया कि आपने पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है, हमारे पर रुकते हुए जाइएगा, हमारे पास रुकते जाइएगा। ठीक है, उससे उनके मुल्कों को कमाल का ज़र मुबादला मिल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए वो हब बनना जो है ना वो मुमकिन नहीं था। उसकी वजह ये है कि हब बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम वो रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं कर पा रहे थे। मतलब जिस तरह की जो लोग वेकेशन मनाने जा रहे होते हैं कहीं, उनको जो मशरूबात चाहिए वो आप सर्व ही नहीं कर रहे। आपके पास यहाँ पे अगर कोई स्टे के लिए रुके तो जिस तरह की पब्स, क्लब्स, जो माहौलियात, होटल्स जो एक मुल्क में होने चाहिए वो आपके मुल्क में है ही नहीं। ड्यूटी फ्री बहुत बड़ी एंगल होता है सर उसके अंदर। एग्जैक्टली। सो जब आप वो चीज़ आप लॉस में रह के अपना पर्पज़ ही सर्व नहीं कर पा रहे, तो फिर आपने उस लॉस को मज़ीद क्यों अपने ऊपर लेना है। इसलिए इसमें तो कोई शक नहीं कि इसकी प्राइवेटाइजेशन हो जानी चाहिए थी। मैं तो इसमें एक स्टेप आगे जाके ये कहता हूँ कि 2016 में जब होने जा रही थी सुखेरा साहब के दौर में, तो तब किसने रोका? जिसने रोका उसका एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब अगर कोई मेरे से पूछे कि, और बल्कि अगर क्या पूछे, हम तो इस शो पे बात करते रहे हैं, मतलब वी आर नो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, वी आर नो इकोनॉमिस्ट, बट एज अ पाकिस्तानी मेरा तो ये ख्याल था कि इसको बंद कर देना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि अगर इसको बंद कर दिया जाता तो अगेन वो जो एम्प्लॉइज़ के अलावा जो आपके ऑपरेशनल कॉस्ट थी वो आज की तारीख से ख़त्म हो जाती। जहाँ तक एम्प्लॉइज़ की और ऑपरेशनल कॉस्ट की बात है, देखें, एक तो यही हुकूमत क्लेम करती है कि पहली दफ़ा पता नहीं कितने सालों बाद इन्होंने आखिरी 2 क्वार्टर जो हैं वो ऑपरेशनली प्रॉफिट में दिए हैं। ठीक है, तो वो तो फिर अगर यही करना था तो फिर खुद ही चला लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरा जो वाहिद मसला है ना, एक तो ये कि 1 साल तक वो रिटेन करेंगे एम्प्लॉइज़ को, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो निकाल देंगे। अब वो निकालेंगे कैसे? वो उनको कोई गोल्डन हैंडशेक देंगे, उस गोल्डन हैंडशेक की रकम जो है वो कंपनी अदा करेगी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट अदा करेगी? क्योंकि इनका जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये सरकारी मुलाजमीन थे, तो सरकारी मुलाजमीन को आप कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो उनको आपने पेंशन भी देनी है, पता नहीं क्या कुछ करना है, तो ये कैसे आप होगा कि जी अब ये बस बिक गया है तो अब हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड नहीं करता जो हमने आपके साथ पहले किया था। बुनियादी बातें सारी छोड़ दें। 2000 ये कह ये रहे हैं कि 2027 के बाद पहले का डेट सरकार के पास है, अभी जाहिर है पार्टनरशिप चल रही है, 2027 के बाद सरकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। फिर ये एयरलाइन तरक्की करे, खुदा न खास्ता डूब जाए, ये प्राइवेट है, हमारा इसमें कुछ, और उसके बदले अभी इनको 10 बिलियन मिल भी गए हैं, 25% की इक्विटी भी है, जो अगेन ये जब बेहतर हो जाएगा तो वो ज़्यादा की भी बिक सकती है। मैं आपको सिर्फ एक बताऊं वाई आई एम स्केप्टिकल ऑफ द डील, बिकॉज इट्स टू गुड टू बी ट्रू। मतलब अमेरिका की एक लोकल एयरलाइन है जो कि सिंस कोविड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और वहाँ के स्टॉक जो एनालिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं कि इसका शेयर ख़रीदें, इस पे इन्वेस्टर वॉल्यूम लेके आएँ, देखें 5 साल में प्रॉफिट दे रही है। पर लोग स्केप्टिकल हैं कि यार एयरलाइन है, बड़ा रिस्की बिजनेस है, तो हमने नहीं आना। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में एक ऐसा, मतलब PIA का नाम ख़राब हो चुका है, फिर भी वो प्राइवेट लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया है, वो आए हैं, वो पैसे दे रहे हैं। मेरे पास जो केस इन पॉइंट जो मुझे खौफ आता है ना, वो सिर्फ आता है के इलेक्ट्रिक देख के। के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन हुई कितने साल पहले, हुकूमत ने नहीं छोड़ा फिर भी उसको, आज तक हुकूमत उस पर सब्सिडी दे रही है, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ उस प्राइवेटाइजेशन का? मुझे सिर्फ उससे अभी तक वट एवर गवर्नमेंट हैज़ शोन अस वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई मसला नहीं है, बट इट्स टू गुड टू बी ट्रू। मुझे इससे खौफ आता है कि ये खराब ना हो। वही तो कह रहा हूँ कि टू गुड टू बी ट्रू डेफिनेटली अगर ये चीज़ है, लेकिन एक दफ़ा अगर टू गुड टू बी ट्रू चीज़ वाली बिकम्स ट्रू
तो फिर बाकी कितने लोग मोटिवेट होंगे? सर आप इस तरह सोच लें कि देखिए ये सॉर्ट ऑफ कंसोर्शियम बन गया ना, अगर FFC और आरिफ हबीब ग्रुप जो है वो मिलकर इस चीज़ को कर रहे हैं और 25% ले रहे हैं। बिल्कुल, गौर जासा भी है बीच में, और FFC जो है वो इट्स नॉट वो मतलब सरकारी इदारा तो नहीं है ना, वो तो एक प्राइवेट एंटिटी है। तो एक प्राइवेट लोगों का कंसोर्शियम जो है वो जब इस चीज़ को लीड करेगा, देयर लॉट ऑफ माइंड्स एट प्ले। के इलेक्ट्रिक का ना एक डायनामिक्स डिफरेंट थी, और के इलेक्ट्रिक एक प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट जो था वो बेच रहा था कि वो आपकी एक यूटिलिटी बेस्ड चीज़ थी, सबने कंज्यूम करनी ही करनी है। एयरलाइंस तो एक आपकी ऑप्शनल चीज़ है ना कि भैया किसी ने करनी, तो बिजनेस मॉडल्स आर वेरी डिफरेंट। दूसरा जो एम्प्लॉइज़ वाले ना, मेरे ख्याल में एम्प्लॉइज़ वाली साल बाद चीज़ वाली बहुत अच्छी है एक तरह से। देखें आरिफ हबीब ग्रुप यहाँ पे ट्रिमिंग करने नहीं आया कि जी इसको बिल्कुल बेयर बोन्स एयरलाइन बना दो ताकि हमारा बॉटम लाइन जो है वो भी सिक्योर रहे और हमारी ऊपर से जो हमने क्रीम उतारनी है ना इसके अंदर से वो बड़ी मज़ेदार हो जाए। बिल्कुल बेयर बोन्स कर दो। आरिफ हबीब साहब और जो कंसोर्शियम है सारे जो है वो तो इस चीज़ को एलिवेट करने आए, आपको अच्छी सीटें देने आए, आपको एयरफेयर अच्छा देने आए, नए रूट्स देने आए, अंदर फिल्में दिखाएंगे, आपको अच्छे अच्छे खाने देंगे, आपको एक माहौलियात पैदा करने आए ना आपके लिए, जो मेरा ख्याल है। बेसिकली जहाज बढ़ाएंगे तो फिर शायद ये जो क्रू है ये भी कहीं इस्तेमाल हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बढ़ाएंगे तो जो क्रू मौजूद है, अब साल क्यों दिए? साल मेरे ख्याल में इसलिए दिया कि साल पालें सबको। साल शायद इसलिए दिया कि जी उन सबको कहने की ठीक है जी अब ऐसे ही है, एक साल है आपके पास, प्रूव योर वर्थ, आप आएँ। अगर आप PIA के टॉप टियर पायलट्स हैं तो आपको कुछ नहीं कहेगा कोई, आपकी नौकरी चलती रहेगी, बल्कि शायद तनख्वाह बढ़ जाए आपकी। अगर आप इन एयर जो क्रू है, आप ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, जो हमारी क्रीम है वो उसकी निशानदेही हो जाएगी, आपकी ग्राउंड स्टाफ की निशानदेही हो जाएगी। आपके इतना एक बहुत अमला होता है सर एक जहाज़ को उड़ाने के लिए, पता नहीं कितने 100 बंदा चाहिए होता है। अगर वो सारे के सारे प्रूव करते हैं अपनी वर्थ, और फिर अगर आपके पास जैसे मतलब नॉट टू यूज़ अ बैड वर्ड बट जैसे PIA के डेड एसेट्स हार्डवेयर में है, उस तरह डेड एसेट सॉफ्टवेयर में भी तो है ना, सॉफ्टवेयर बीइंग द ह्यूमन रिसोर्स एंड हार्डवेयर बीइंग द प्लेन्स जो कि चलते ही नहीं, तो उन प्लेन्स को भी तो राइट ऑफ कर देंगे। इसी तरह डेड एसेट अगर सॉफ्टवेयर है आपका, फिर उसको इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही तो सर 650 बिलियन ये कैसे चढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि आप इतने आपके रूट्स बंद हुए हुए हैं, आपके जहाज कम हो गए हैं, आप उड़ाई जा रहे हैं जहाज और आप इंकर कर रहे हैं उसके ऊपर एक कॉस्ट, तो ये चीज़ तो को प्राइवेट बंदा नहीं बर्दाश्त करेगा। जी बिल्कुल, बुनियादी बात यही है कि स्टाफ जितना मर्जी बड़ा हो, अगर आपके पास जहाज अकॉर्डिंगली हैं तो फिर स्टाफ क्या कहता है। Exactly. दूसरी चीज़, अब मैं सरकार को जो है ना अपील करना चाहता हूँ कि ये जो भी एसेट्स थे इनके रियल इस्टेट के, पता नहीं होटल या व्हाटएवर, हाँ वो इस डील में नहीं है, वो इस डील में नहीं है, लेकिन अब वो हो गया ना, अब जल्दी से जल्दी उनको बेचें और ये 650 बिलियन में से जितना माइनस हो सकता है वो करें, बजाय कि हम पे अवाम पे लोड डालें कि 650 बिलियन आपने अपने टैक्स से वो खत्म करना है। वो जो असासे हैं वो किस दिन के लिए रखे हैं, बेचें अब उनको भी और ये नुकसान जो है इसको खत्म करें। हाँ उसका कोई चार्म तो नहीं है ना कि जी रूजवेल्ट होटल जो है इट इज ओन्ड, लिखा हुआ तो नहीं ना ऊपर सर के रूजवेल्ट होटल इन कोलैबोरेशन विद द हुकूमत ऑफ पाकिस्तान, ऐसे तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना किसी को, किसी न्यूयॉर्कर को। हाँ वो ज़बरदस्त लोकेशन है, ग्रैंड सेंट्रल के बिल्कुल साथ एक होटल है, अंदर से वो होटल बिल्कुल पुराना है। कोई मैं गया हूँ इनफैक्ट वहाँ पे, मैं रहा भी हूँ वहाँ पे, जिस ज़माने मुझे पता भी नहीं था ये PIA ओन करते हैं, बट इट्स नॉट ए ग्रेट होटल। उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, उसको आपको लोकेशन के पैसे मिलने हैं, वो तो जिसने भी खरीदनी है, जिस अमीर आदमी ने, उसने उसको गिरा के नया होटल बनाना है वहाँ पे, जो मर्जी बना दे वहाँ पे। तो आपको क्या फ़ायदा हो रहा है उसका, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको तो अभी न्यूयॉर्क वाला रूट भी नहीं स्टैब्लिश किया है, हमारे स्टाफ ने रहना होता है वहाँ जाके, उनको कहीं और आप जाके एयरबीएनबी कराएं बस। चले इट इज़ गुड न्यूज़। आगे आने वाले चंद हफ्तों में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये टू गुड टू बी ट्रू वाली बात है या इट इज़ एक्चुअली मच टुवर्ड्स द ट्रूथ। यहाँ जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। अच्छा सर, कराची से सर कुछ स्टैट्स आए हुए हैं और रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि वहाँ पे डॉग बाइट केसेस जो हैं सिर्फ 2025 में 29,000 हुए हैं, जिसमें से 19 अमवात हुई हैं रेबीज़ रिजल्टेंटली डॉग बाइट के बाद। तो कराची के अंदर इस चीज़ को कर्ब करने के लिए जो मैस कलिंग है ऑफ डॉग्स, वो एक मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है। उसके अंदर ये भी रिपोर्ट हमें मिली है कि इस सारे प्रोसेस के दौरान एक छोटी बच्ची 8 साल जो है वो भी ज़ख्मी हुई है और अभी उनकी हालत जो है बड़ी तशवीशनाक है। तो अल्लाह करे वो जल्द से सेहत याफ्ता हो जाए। मतलब किसी को भी किसी क्रॉस फायरिंग के अंदर आके अपनी जान खो बैठना जो है, इससे ज़्यादा जाती तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। उसके अलावा ये एक सवाल बहुत बड़ा पैदा होता है सर इससे कि ये आया यही तरीका है ये सब कुछ करने के लिए। माजी में हिस्टोरिकली कराची के अंदर इस किस्म की मुहिम जो है वो होती रही हैं,
पॉकेट्स के अंदर, बट इस दफ़ा क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो ज़ाहिर है किसी ने किसी को फ़ोन किया होगा यार ये मसला मुझे हल चाहिए, और हल करने का यही तरीका। ऑल्दो दुनिया भर में जो इसको सर सबसे इफ़ेक्टिव ह्यूमन स्ट्रेटजी इसकी कही जाती है वो है आपकी ट्रैप न्यूटर वैक्सीनेट रिटर्न, TNVR कहते हैं इसको। ये बेसिकली मैस डॉग वैक्सीनेशन होती हैं, उसके अंदर होता है ये कि डॉग्स जो हैं वो ना सिर्फ वैक्सीनेट भी होते हैं बट न्यूटर भी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, और उसके अलावा वो वैक्सीनेटेड भी होते हैं, इसलिए खुदा ना खास्ता किसी को डॉग बाइट हो भी जाए तो वो शख्स जो है उसकी जान जो है वो सेफ़ है। तो ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं ये आप इस्तांबुल जैसे शहर में भी देख सकते हैं, वहाँ उन्होंने इंप्लीमेंट की हैं, और दीगर और जगह वहाँ उन्होंने की हुई है। इनफैक्ट रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध RCPS एक चीज़ जो है वो एग्जिस्टेंट है और वो सपोर्ट करती है TNVR जो मैं पहले बता रहा था, न्यूटर एंड रेबीज़ वाला। तो अब एकदम से क्या हुआ है कि आपने वो पॉलिसीज़ जो आप खुद आपने सिंध गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की हुई थी उनसे बरक्स आप जाके आप सीधा कह रहे हैं कि यार गोलियाँ मारो और लाशें जो है कि दफना दो कुत्तों की। जी बिल्कुल, ये देखिए क्रॉस फायर तो ये बिल्कुल भी नहीं था, कुत्ते तो आगे से गोली नहीं चला रहे थे, ये तो वन वे फायर ही था और जो एक बच्ची को लग गया, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट मामला है। और अगर तो देखें इस मुल्क में जैसे आपने कहा कि ये तरीक़ें बहुत दफ़ा चल चुकी हैं, कुत्ता मार मुहिम जिसको कहा जाता है, और उसमें जो इस इदारे की गाड़ी होती है, इसको जहाँ जहाँ रिपोर्ट मिलती है या कोई देखता है तो गाड़ी आती है, कुत्तों को पिक करती है, उसके बाद ले जाती है, और जिस तरह से आपने बताया कि या तो उनको न्यूट्रल किया जाता है या उनको मारने का भी कोई और तरीका होता है, गोलियां नहीं मारी जाती अमूमी तौर पे। हमने ये आज से पहले कभी सुना नहीं कि गोलियां मारी गई हों। फिर लेकिन ज़ाहिर है अब इस मुल्क में ये बड़ा एक और जो है वो रिवाज वक्तन फ़वक्तन आता रहता है। इस दफ़ा फिर है कि जी कोई ड्रग बेच रहा हो तो आप रिपोर्ट करें, कोई गलत गाड़ी चला रहा हो तो आप रिपोर्ट करें, कोई गलत गेज की डोर इस्तेमाल कर रहा हो तो आप रिपोर्ट करें। मतलब लोगों को, मतलब मैंने सिटीज़न जर्नलिस्ट तो सुना था, लोगों को सिटीज़न पुलिसिंग करवाई जा रही है। ये बड़ा ख़तरनाक काम है। अब ये गोलियां जो चला रहे थे अगर तो इदारे वाले थे तो चले कुछ कम मसला है, अगर किसी प्राइवेट शख्स ने गोली चला के बच्ची को बेचारी को ज़ख्मी कर दिया है तो ये उससे ज़्यादा बड़ा मसला है। लाहौर में भी आपको याद होगा एक दफ़ा कैंपेन चली थी कि जिसमें उन्होंने लोगों को कहा कि जी जो स्ट्रे डॉग को मारेगा उसको 100 रुपया मिलेगा। लोगों ने मार मार के तो पूरी कुत्ते लाशें उठा के दफ्तर ले जाते थे 100 रुपये के लिए। फिर उनको एहसास हुआ कि हम कहाँ इतनी लाशें रखें, उनको दफनाएं। उन्होंने कहा अच्छा आप खाली दुम ले आया करें। तो फिर वो पता लगा कि पूरे शहर में दुम कटे कुत्ते फिरी जा रहे हैं। सो ये लोगों के करने वाले काम नहीं है। मतलब यहाँ पे अक्सर लोगों को वो भी होता है कि जी वो चंगा एहो जी कोई शहर निकली है बंदूक नू जंग लग रहा सी। ओ भाई ये तो अच्छे मुआशरे की निशानी है कि आपकी बंदूक को जंग लग गया है, उसको इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। सो मतलब जिस तरह एक तरफ हुकूमत कहती है कि बंदूक चलाना तो क्या, रखना भी जुर्म है, उसको दिखाना भी जुर्म है, दूसरी तरफ कुत्तों पे गोलियां चल रही हैं। आई एम श्योर कि इसको ख़त्म करने का क्या है। आपने जिस तरह टर्की की बात की, 5000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री पूरी दुनिया की हमारे पास है। कामयाब ममालिक ने क्या किया, नाकाम ममालिक ने क्या किया, कौन सा मसला किस दौर में किस मुल्क को दरपेश आया तो उन्होंने उसके क्या मेजर्स लिए। आप वो पढ़ लें और वो इम्प्लीमेंट कर लें। व्हील को री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं। देखें हम स्मोक के ऊपर बड़ी बात करते हैं। स्मोक से निपटने वाले बहुत सारे ममालिक में से सबसे बड़ा जो इसने छुटकारा पाया वो चीन है। उसमें बीजिंग जैसे जो शहर हैं वहाँ पे आप मास्क पहन के जाते थे अगर, और घर आते थे तो आपका सारा चेहरा काला होता था, सिर्फ मास्क वाली जगह आपकी सफ़ेद रह जाती थी, आप जो भी आपका रंग है। तो वहाँ पे इतना बुरा सीन था। काबू पा लिया उन्होंने, कुछ पॉलिसीज़ की ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ करते रहे, अब मामला हल हो गया। वही कुछ पॉलिसीज़ हम यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाउड सीडिंग उसके अंदर है, ये एयर की जो हम यहाँ पे गन्स चला रहे हैं, दीगर और चीज़ें जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है वो कहीं ना कहीं से पढ़ लिख के की है ना। खुद से तो हमें कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे ना यहाँ पे। क्या सिमिलरली ये चीज़ जैसे मैंने कहा, इस्तांबुल हमारा एक बहुत तुर्की एक दोस्त मुल्क है हमारा, बड़ा मुझसे प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। उनके जो इसके टॉप ऑफ द टॉप्स हैं, अगर मियाँ साहब जी हैं या CM साहब भी जो हैं कहीं किसी को फ़ोन करेंगे जी कि आप ज़रा अपने जो इस चीज़ को ठीक करने वाले हैं, इस चीज़ को जो मैनेज करते हैं स्ट्रे डॉग्स को, उनसे हमने बात करनी है। एक आधा जूम कॉल है, वो कहेंगे यार हम आपको लिटरेचर भेजते हैं सारा, आप क्यों जूम कॉलें करा रहे हैं, पढ़ें इसको, समझें। कुछ टीमो का सिलसिला होगा तो अच्छी बात है, हमारा भी चक्कर लग जाएगा, हम आपके लिए ठीक कर देंगे। ये है ना टैक्टिक्स। देखिए 29,000 डॉग बाइट इज़ अ लॉट ऑफ डॉग बाइट्स। मैं शहरियों का डर जो है और खौफ है और अवाम हुकूमत की एक जिम्मेदारी जो है उसको समझता हूँ, वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन वो ट्रिगर हैप्पी चीज़ें से लिटरली जो है उससे करना जो है वो कभी गुड आइडिया नहीं है। क्योंकि अगर इससे फ़र्ज़ करें जैसे आपने कहा अभी, वैसे शायद ऐसे नहीं हुआ, अगर नहीं है
जिनकी जंग आलूद किस्म का असला उनके पास पड़ा है, और वो उसको अब उन्होंने आज की सुबह उठे और उन्होंने दोपहर में फ्राइडे अपना सैटरडे मनाने की कोशिश की कि यार अपनी गन की ज़रा ऑयलिंग अच्छी तरह कर लेंगे, रात को ना सारे बॉयज़ निकल रहे हैं कुत्तों को मारने के लिए। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरा वही बात है ना कि गोली जो है वो महदूद थोड़ी रहती है अपने टारगेट तक, वो तो आगे भी ट्रैवल करती है। मतलब आप ये देखें कि अगर मतलब एक तरफ जिस तरह से ये हम कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट लोगों ने करना शुरू कर दिया तो क्या होगा। अच्छा जी, प्राइवेट लोगों के खिलाफ तो पर्चा हो जाता है। अगर ये रियासती जो डिपार्टमेंट कर रहा है तो उसके तहत उसके नतीजे में किसी की जान चलेगी तो किस पे, पूरे डिपार्टमेंट पे पर्चा है, किस एक शख्स पे पर्चा है, क्या है? ये इस तरह से नहीं हो सकता। अगेन ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब हम कहते हैं ना कि यार अभी अभी कोविड आ गया, 2021 में कोविड आया था, हमें नहीं पता था क्या करना है, वो पढ़े लिखे लोगों ने हमें बताया कि क्या करना है। ये तो बहुत पुराना इशू है, ये दुनिया में हो जाता होता है, इसको बगैर गोलियों के मैनेज किया जा चुका है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको ज़रा थोड़ा सा देख लें, ये आप थोड़े से सेम तरीके से इसको एड्रेस करें। हाँ, अनलेस यहाँ पे इस किस्म की चीज़ है कि जी दुनिया भर के स्ट्रे डॉग जो हैं वो फिर थोड़े से मोतबर होते हैं, कराची की ज़्यादा वाइल्ड हैं, तो फिर वो एक अलग बहस है कि क्यों है ये वो एक सर हम फिर उसकी हमें उस पर जाना पड़ेगा सर, तय तक जाने के लिए वो बड़ा डिफिकल्ट है, वो हमसे हो नहीं पाएगा। बिल्कुल। सो बाकी सर इसको हम देखते रहेंगे, इस इशू को, इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से रद्द-ए-अमल आएगा और फिर हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मेरे ख्याल में उन्होंने यही पॉलिसी इख्तियार की है कि यार उड़ा के रख दो सब। हाँ जी, और दूसरा देखिए ये नहीं हो सकता कि कराची के कुत्ते ज़्यादा वाइल्ड हों। उसकी वजह ये है कि मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि अगर वो ज़्यादा वाइल्ड हैं तो उन्होंने किसको देखा है जिसके नतीजे में वो ज़्यादा वाइल्ड हो गए हैं। नहीं, वो कुत्ता जो है ना, मतलब अगर देख के कुछ सीख सकता होता तो वो कसाई होता। सो ये ऐसे नहीं है, वो वैसे ही हैं जैसे बाकी दुनिया के कुत्ते हैं। तो जिस तरह बाकी दुनिया ने उन पर काबू पाया, आप भी वैसे ही पालें। ह्यूमिडिटी से तंग है थोड़े से ऐसे को इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।